हेलो क्लास, कैसे हो आप सभी। होप करता हूँ आप सभी ठीक होंगे बेटा। तो आज जो हम करने जा रहे हैं बेटा, वो करने जा रहे हैं हमारी पॉलिटी की क्लास 6। देखिए, अभी तक जो है हमने क्लास 4 क्लास 5 ये सिटीजनशिप से रिलेटेड की है। तो ये हमारी क्लास जो होने वाली है बेटा, ये भी सिटीजनशिप से रिलेटेड होने वाली है। जो हमने पिछली वीडियो में हमने अपना छोड़ा था NRI, NRC, CA, जो भी टॉपिक्स मैंने आपके छोड़े थे वो आज हम कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, आज मौसम भी काफी सुहावना है, तो कोशिश करेंगे कि वीडियो जो है थोड़ी लेंथी बने। आपकी भी एक प्रॉब्लम मेरे सामने आई है बेटा कि आप क्या करते हो, वीडियो को बस स्टार्टिंग में वीडियो को देखा और वीडियो को वहीं पे बैक कर दिया। देखिए बेटा, जितनी भी ये वीडियोस मैं बनाता हूँ, जैसे अखंड भारत की जो मैंने वीडियो बनाई, अभी जो है CA NRC जो मैं आपको बना रहा हूँ, ये जो करंट में जो मुद्दे चले हुए हैं, ठीक है, जिनको इनमें आपको जो है व्हाट्सएप के प्रोफेसर काफी अच्छी नॉलेज देते हैं, तो उनकी एक्चुअल नॉलेज देने के लिए मैं ये टॉपिक प्रिपेयर कराता हूँ बेटा आपके, कि आप जो है रियल में इन चीजों को समझ पाओ। ठीक है, हमारे इंडिया में जितनी भी अफवाहें फैली हुई है उनसे आप बचे रहो, तो इन्हीं के लिए मैं इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करता हूँ। मैं और किसी वीडियो के लिए नहीं बोलता, बट अगर इस टाइप की वीडियो बनाता हूं तो बेटा उसको आप प्लीज पूरा देखें, ताकि आपको जो है नॉलेज हो कि हाँ एक्चुअल में ये चीज क्या है और आपके सामने इन चीजों को कैसे प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा अपनी वीडियो। तो सबसे पहले हम करेंगे NRI। ठीक है, NRI, इनको जो है मैं काफी इज्जत के साथ नाम लूंगा बेटा, क्योंकि ये जो है हमारे इंडिया को इंडिया बनाने वाले हैं। हमारा इंडिया जो आज एक अच्छी पोजीशन के ऊपर है, ठीक है, वो NRI की बदौलत है भाई। ये पूरी स्टोरी भी बताऊंगा मैं क्या है क्या नहीं। तो स्टार्ट करते बेटा हमारा NRI। तो सबसे पहले NRI होते क्या है, तो बेटा NRI की फुल फॉर्म है नॉन रेजिडेंशियल इंडियन। ऐसे भारतीय जो भारत में नहीं रहते उनको क्या बोला जाता है, NRI। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं जो 2 दिन के लिए किसी विदेश में गया तो मुझे NRI का टैग मिल जाएगा। नहीं भाई, NRI बनने के लिए आपको मिनिमम 6 मंथ, एक साथ, ऐसे नहीं 2 दिन आए फिर 3 दिन के लिए चले गए, नहीं, मिनिमम 6 महीने जो है आप इस एरिया, एक एरिया के अंदर या एक देश के अंदर लगातार रहते हो, तो आपको क्या टैग मिल जाएगा भाई, NRI, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन। क्लियर है। तो देखिए, जो ये नॉन रेजिडेंशियल इंडियन है, इन्होंने भारत को भारत बनाने में बेटा काफी भूमिका निभाई। तो मैं इनकी स्टोरी बताता हूं कैसे इन्होंने भारत को बनाया। देखिए 1998 बेटा, आई थिंक आपको पता होगा, भारत इस समय क्या बना था, न्यूक्लियर पावर बना था, है ना। भारत ने क्या किया था इस टाइम, परमाणु परीक्षण किया था भाई। तो इससे जो है ये जो खचरा है, हाँ मैं खचरा ही बोलूंगा इसको बेटा, USA, इसने क्या किया था, भारत पे बैन लगा दिया था कि भारत के साथ कोई भी देश व्यापार नहीं करेगा, भारत किसी दूसरे देश के साथ व्यापार नहीं कर सकता। यानी कि पूरे इंडिया के ऊपर जो है भाई वो जो है लगा दिए गए प्रतिबंध कि इंडिया जो है व्यापार नहीं कर सकता, इसकी इकोनॉमी को हमें क्या करना है, डाउन करना है। बट इनको ये नहीं पता था, अरे मरता वो है जो जन्म लेता है, मरता वो है जो जन्म लेता है। ठीक है, जो कभी, जिसका कभी जन्म ही नहीं हुआ, जो सदियों से चला आ रहा है, ठीक है, अगर मैं बात करूं तो जिसका कोई यही नहीं पता उसका जन्म कब हुआ था, तो वो मरेगा कैसे। तो USA ने तो सोचा था मैं इंडिया को खत्म कर दूंगा, बट वो खत्म नहीं कर पाया। ठीक है, तो देखिए क्या था भाई, इंडिया ने ये बोला था कि मैं जो है 1998 के अंदर, USA ने सॉरी, कि हम जो है प्रतिबंध लगा देंगे तो इसकी इकोनॉमी क्या आ जाएगी, डाउन आ जाएगी, और कुछ समय के बाद ये क्या है, जैसे आज पाकिस्तान की हालत है वैसी करने की सोचा था किसने, USA ने। कब, 1998 में। तो इन्होंने प्रतिबंध लगा दिए भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप प्रतिबंध लगाइए। ठीक है, यहीं तक हमारे ऊपर आपदा ही नहीं आई बेटा। अब जो है इसका साथ देने वाला पाकिस्तान, उसने 1999 में क्या कर दिया बेटा, कारगिल वॉर स्टार्ट कर दिया। पाकिस्तान ने क्या स्टार्ट कर दिया भाई, कारगिल वॉर। अब एक झटके से हम उभरे नहीं थे, तभी हमारे सामने जो है दूसरा झटका आ गया। तो अब हमारी सिचुएशन क्या होगी बेटा, काफी बुरी हो जाएगी। बट उसका भी हमने क्या निकाला, सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन हमने नहीं, हमारे भाइयों ने निकाला, किन्होंने, NRI ने। देखिए इंडिया के लोग काफी पहले से ही
जो है बेटा कहाँ, मिडल ईस्ट, और जो है आपका ये कनाडा की तरफ ये जो है बिजनेस करने जाते हैं। बिजनेस क्या मतलब, ये यहाँ पे नौकरियां करने जाते हैं भाई। अब देखिए अगर ये नहीं होते तो देखिए रशिया के ऊपर बैन लगाया, तो रशिया के पास तो तेल है जो कि यूरोप कंट्रीज ले लेते हैं, तो उसका काम तो चल गया, बट इंडिया का नहीं चल रहा था। तो क्या किया भाई, एनआरआई जो है वो बेटा 2 से 3 साल में एक बार भारत आते हैं। क्या हुआ, 2 से 3 साल में ये क्या आएंगे, एक बार भारत आएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, इन्होंने क्या किया, ये सैलरी तो हर मंथ अपनी जो है इंडिया के अंदर भेजेंगे, क्योंकि इनको जो है जितनी भी सैलरी मिलती है, इंडियन जो पैसा कमाने के लिए विदेश जाता है वो अपने ऊपर एक्सपेंडिचर क्या करता है, काफी कम। अधिकतर वो क्या करता है, सैलरी उठा के अपने घर पे भेजता है। ठीक है, तो ये यहां से पैसा कहां भेज रहे हैं, इंडिया में। तो ऑल ओवर पैसा कहां रहा है, इंडिया के अंदर। तो इसने बैन लगाया, बट इंडिया की इकोनॉमी में क्या, इंडिया के पास पैसा था तो वो अपनी इकोनॉमी बूस्ट कर सकते थे। नॉर्मली उन्होंने अपना काम कुछ टाइम के लिए सुचारू रूप से जारी रखा। तब इस खचरे को पता चला कि यार इंडिया जो है उसकी इकोनॉमी डाउन नहीं जाएगी, तो उसने क्या किया, ये सभी बैन्स हटा दिए। क्यों, अगर बैन भी लगा देंगे तो ये क्या है, ये तो अपनी सैलरी भेजेंगे, तो इंडिया के पास तो पैसा रहेगा। तो इंडिया अपने जितने भी एक्सपेंडिचर्स है उनको कंट्रोल करके, ये हमें इंडियंस को आता है, अगर हमारे पास पैसे कम है तो हम क्या कर लेते हैं, एक्सपेंडिचर्स अपने जो खर्चे हैं उनको क्या कर लेते हैं बेटा, कम कर लेते हैं, ताकि हमारे कुछ सेविंग्स भी बच जाए और हम क्या कर सके, अपना भरण पोषण भी कर सके। तो ऐसा ही इंडिया ने किया। इन्होंने क्या किए, इंडिया के पास क्या भेजा, पैसा भेजा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इंडिया की इकोनॉमी बूस्ट हुई। इसी वजह से जो एनआरआई जितना भी पेमेंट करते हैं, एनआरआई की जो सैलरी होती है बेटा, उसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट कभी टैक्स नहीं लेती। एनआरआई सैलरी पे क्या नहीं है, टैक्स नहीं है भाई। क्या नहीं है, एनआरआई सैलरी की सैलरी पे टैक्स नहीं है, याद रखना। ठीक है, अब देखिए नॉर्मल आप सोचोगे सर एनआरआई जो है, हमने सुना है कि उनको सैलरी वहां काफी कम मिलती है। ठीक है, और एनआरआई फिर कैसे अपना गुजारा करते, देखिए बेटा एनआरआई जो है वो कम पैसों में वहां जॉब करते हैं। जैसे मैं मान के चलूं कि कनाडा के अंदर जो है एक बंदा जॉब कर रहा है $1000 के अंदर, कितना, $1000 के अंदर। बट अगर वो इंडिया $1000 भेजेगा तो कितने हो गए बेटा, 80,000। तो इस तरह से जो है यहां उनकी सैलरी ज्यादा लगती है हमें एज कंपेयर टू दैट। ये भी मैं तब अगला जो है टॉपिक आपको कराऊंगा। ठीक है, तब काफी डीपली नॉलेज दूंगा इसको इसी वीडियो के अंदर। ठीक है, तो देखिए बेटा एनआरआई की जो सैलरी उस पर क्या नहीं लगता था, टैक्स नहीं लगता था। अब जो है एनआरआई पैसे कैसे भेजते हैं भाई, ऐसे तो है नहीं कि हमारे जो कार्ड्स है उन कार्ड के बिहाफ पे जो है, जैसे अगर मान लो मेरे पास जो है एसबीआई का अकाउंट है या कोई भी, तो ये अकाउंट के चल जाएंगे, नहीं भाई। इनके लिए जो है अलग से अकाउंट होते हैं। इनके 2 अकाउंट होते हैं बेटा, इनके कितने, 2 अकाउंट होते हैं। एक का नाम है एनआरओ और एक का नाम है एनआरई, एनआरओ और एनआरई। देखिए जो एनआरओ है बेटा, ठीक है, एनआरओ में पैसा आ भी सकता है और जा भी सकता है। ये होता है नॉन रेजिडेंशियल ऑर्डिनेंस, नॉन रेजिडेंशियल ऑर्डिनेंस। इसमें पैसा आ भी सकता है और जा भी सकता है। अगर मान लो उसको कभी जरूरत पड़ जाती है, देखिए वैसे तो होती नहीं है, बट फिर भी किसी बाई चांस अगर जो है किसी एनआरआई को पैसे की नीड होती है तो वो क्या करता है, अपने घर से पैसे मंगवा भी सकता है और क्या बेटा पैसे भेज भी सकता है। अब दोनों सुविधाओं का पालन करेगा तो बेटा इसमें क्या लगता है, थोड़ा सा चार्ज हम लेते हैं। ठीक है, बैंक क्या लेगा, इसमें थोड़ा सा चार्ज लेगा। अब है बेटा नॉन रेजिडेंशियल एक्सचेंज। ठीक है, नॉन रेजिडेंशियल एक्सचेंज, या इसको कई बार बोल देते हैं नॉन रेजिडेंशियल एक्सटर्नल। ठीक है, नॉन रेजिडेंशियल एक्सटर्नल, इसमें केवल पैसा बाहर से आ सकता है बेटा। ठीक है, इसमें केवल जो है बाहर से पैसा आ सकता है, इंडिया से हम पैसा भेज नहीं सकते। अगर बाहर से पैसा आ रहा है तो हमारी इकोनॉमी बूस्ट हो रही है, तो इस पे हम टैक्स नहीं देते। क्लियर है। अब देखिए जो एनआरआई है, मेनली एक बार मैं कनाडा की बात कर लेता हूं बेटा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है लोग आजकल यही जाना चाहते हैं और यहां पे जो है इस चीज का काफी बड़ा मुद्दा बना हुआ। अभी क्या है,
कनाडा के अंदर क्या होता है बेटा कि एट प्रेजेंट अगर कोई एनआरआई है, अगर कोई एनआरआई है तो उसको इंडिया के बिहाफ पे सैलरी मिलती है। उसको सैलरी किसके बिहाफ पे मिलती है? इंडिया के बिहाफ पे। ठीक है, अगर मान लो कोई एनआरआई है और वो जो है नॉर्मली इंडिया से बिलोंग करता है तो एनआरआई ही होगा भाई। तो एनआरआई अगर जो है कनाडा के अंदर काम करेगा, एक ड्राइवर ही मान के चले बेटा, तो जो कनाडा का जो ड्राइवर होगा जिसके पास कनाडा की सिटीजनशिप होगी वो काम करेगा बेटा आपका 20 से 22 हजार रुपए में। और एक इंडियन जो है, जो एक एनआरआई है, वो काम करता है बेटा कितने में? केवल $1000 के अंदर। और ये कितना? 20 से 22 हजार डॉलर्स के अंदर। अब देखिए, क्योंकि क्या है, उनको पे दिया जाता है इस बिहाफ पे कि इंडिया के अंदर जो सैलरी होती है ड्राइवर्स की वो कितनी होती है? यही होती है। तो इसका जो है, इस वजह से इंडिया के जो लोग हैं उनको वहां पे काफी कम पेमेंट मिलता है। तो अगर उनको कम पेमेंट मिलता है तो वो अपनी पेमेंट बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? यहाँ की लड़की से या यहाँ के लड़के से क्या कर लेते हैं? शादी, ताकि उनको यहाँ की सिटीजनशिप मिल सके। क्या मिल सके? यहाँ की सिटीजनशिप। अब अगर मान लो इनको यहाँ की सिटीजनशिप मिल जाती है तो इनका जो पे स्केल होगा बेटा वो किसके बिहाफ पे होगा? यहाँ के बिहाफ पे। अगर ये यहाँ की सिटीजनशिप ले लेते हैं, ठीक है, किसी से शादी कर लेते हैं, यहाँ की सिटीजनशिप ले लेते हैं, तो इनको 1000 नहीं मिलके यहाँ पे कितना मिलेगा भाई? 10,000। जो कि ये पहले क्या 80,000 रुपए भेजते थे, वो कितना हो जाएगा? 8 लाख रुपए। कितना हो जाएगा? 8 लाख रुपए। तो यहाँ की जो लड़कियां हैं या यहाँ के जो लड़के हैं वो भी क्या बोलते हैं? भाई हम आपसे शादी कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? ऑन डॉक्यूमेंट्स काम होता है। जैसे ये जो आते हैं ना फादर डे, मदर डे, मैं हमेशा बोलता हूँ ये बेटा हमारे त्योहार नहीं है, ठीक है, ये हमारे डे नहीं है। ये कहाँ के? फॉरेन के। क्यों? क्योंकि वहां पे यही नहीं पता होता हमारा फादर कौन है, मदर कौन है। क्योंकि वहां पे जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे क्या बदले जाते हैं? वहां पे जो है माता पिता बदले जाते हैं। मेनली क्या है बेटा कि जो मेल और फीमेल जो है, ठीक है, वो शादियां करते कि आज जो है 6 महीने में इसके साथ रहूंगी, 6 महीने में जो है जॉन के साथ, फिर ट्रोन के साथ, फिर मोन के साथ। यानी वो क्या करते हैं? एक्सचेंज करते रहते हैं। और तब उनके बच्चे जो है 18 साल के होते हैं, तब वो पूछते हैं मम्मी मेरा असली पापा कौन है। तो उन्हीं की याद में क्या बनाया जाता है भाई कि उनको अपने पापा का पता चले कि हाँ बेटा तेरे एक्चुअल फादर ये है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है भाई ये फादर डे और मदर डे। क्योंकि अगर बच्चा माँ के पास है तो फादर डे बनाएगा, अगर जो है बाप के पास है तो मदर डे बनाएगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि मेरी असली मदर कौन है ना। तो इसी वजह से यहाँ पे ये होता है बेटा। तो यहाँ पे क्या होता है? कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज कर लेते हैं कि भाई आप मुझे जो है $2000 दे देना, मैं आपसे शादी कर लूंगी और आपको यहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो तब जो है लोग यहाँ किसी भी अन्य देश की सिटीजनशिप ले लेते हैं बेटा। तो आपको पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर किसी ने जो है इंडिया की सिटीजनशिप जो है वो ड्रॉप कर दी या फिर जो है किसी अन्य देश की सिटीजनशिप ले ली तो क्या रहेगा? उसके पास इंडिया की सिटीजनशिप नहीं रहेगी। अगर मैं कनाडा की सिटीजनशिप ले लेता हूं तो मेरी इंडिया की सिटीजनशिप क्या हो जाएगी? त्याग दी जाएगी, है ना। मैं खुद त्याग कर दूंगा या फिर क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो जब भी कोई जो है दूसरे देश की सिटीजनशिप ले लेता है बेटा तो वो क्या हो जाता है? POI। उसको NRI नहीं बोला जाता बेटा, क्या? POI, पर्सन ऑफ, ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो कि जो है इंडिया से कभी ना कभी बिलोंग करते थे। जैसे आपने सुना होगा बेटा कल्पना चावला, ठीक है, हम आज भी बोलते हैं कि पहली भारतीय महिला जो कहां गई थी? स्पेस में गई थी। तो कल्पना चावला को याद रखते हैं। तो वो क्या थी बेटा? POI। वैसे तो उन्होंने अमेरिका की जो है सिटीजनशिप ले रखी थी, बट वो बिलोंग कहां से करती थी? कहां से? वही अपने इंडिया से। तो वो क्या थी? इंडिया की POI। याद रखना, POI जो है बेटा वो 2015 में खत्म कर दिया गया। बताऊंगा मैं ये आपको। POI जो है वो 2015 में खत्म कर दिया गया। हाँ, हमारी सरकार अगर ये बात सुन रही है तो देखिए हम NRI के साथ काफी बड़ा जो है दुर्व्यवहार कर रहे हैं, जो हमारी इकोनॉमी को इतना बूस्ट कर रही है। क्या हम उनके लिए वोटिंग का कोई अच्छा प्रावधान नहीं लेके आ सकते? क्योंकि रिसेंटली भी आपने देखा होगा जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, काफी NRI जो है वो वोट देने के लिए यहां आए हैं। तो हम एक ऐसा प्रावधान क्यों ना करें कि वो बाय पोस्ट जो है वो क्या कर सके?
वोट डाल के उनको ज्यादा खर्चा या कुछ एक्सटर्नल जो भी उनका होता है वो उनको ये ना करना पड़े, डायरेक्ट वो क्या करे वहीं से वोटिंग कर दें। क्योंकि याद रखना एनआरआई जो है वोटिंग कर सकते हैं बट पीओआई जो है वोट नहीं कर सकती, क्योंकि वो इंडिया के सिटीजन है और ये इंडिया के सिटीजन नहीं है। ठीक है, बट ये इंडिया के ओरिजिन से है तो इनको हम जो है इंडियंस के जैसे ही ट्रीट करते हैं। इनको हम कैसे ट्रीट करते हैं, जैसे कि ये इंडियंस ही हो। जैसे अगर मैं बात करूं कि कोई भी हेरिटेज साइट के अंदर आप जाते हो तो फॉरेनर्स के लिए टिकट कितने की, 500 की, और वही इंडियंस के लिए और कितने की होगी, आई थिंक 5 या 10 रुपए की। तो पीओआई अगर कोई है, ठीक है, जो 2015 के बाद चेंज हो चुका है ओसीआई के अंदर, तो ओसीआई या पीओआई जो कैंडिडेट्स हैं उन कैंडिडेट्स को भी हम इंडियंस के जैसा ट्रीट करते हैं। अगर वो इंडिया के अंदर घूमने आते हैं तो उनको भी टिकट कितने लगेगी, 5 रुपए। तो देखिए पीओआई जो है वो कब खत्म कर दिया गया भाई, 2015 के अंदर। तो पीओआई समझ में आ गए। सुंदर पिचाई वगैरह वो पहले क्या है पीओआई के अंदर आते थे, बट अभी उनको क्या ओसीआई की श्रेणी के अंदर ला दिया गया है भाई। अब देखिए क्या है पीओआई, समझ में आ गया। अब है बेटा ओसीआई, ठीक है, ये 2005 के अंदर लॉन्च हुआ था। कब लॉन्च हुआ था, 2005 के अंदर। ठीक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, कि भाई जो काफी अच्छी पोजीशन पे है केवल ये उनको दिया जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं सुंदर पिचाई तो उनको मिलेगा। जैसे आप एनआरआई हो नॉर्मल, मैं मान लो कल को कनाडा चला जाता हूं या कहीं भी मैं चला जाता हूं और वहां सेटल हो जाता हूं और मैं कोई देश के लिए एक बड़ा काम नहीं करता जिससे देश को मुझ पर गर्व हो, तो मुझे ये दोनों चीजों का कोई बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, नॉर्मली मैं वहां की सिटीजनशिप अगर मेरे पास है तो मैं क्या यहां आऊंगा तो मैं लगूंगा तो इंडियन, बट मेरे पास सिटीजनशिप किसकी होगी, दूसरे देश की। तो मेरे साथ जो बर्ताव किया जाएगा वो कैसे, दूसरे देश के अकॉर्डिंग। बट अगर मान लो मुझे अभी जैसे ये बंद हो चुका है, ठीक है, अगर मेरे पास ओसीआई है तो जैसे ही मैं इंडिया के अंदर आऊंगा तो ये क्या होगा भाई, मेरे साथ जैसे इंडियंस के साथ व्यवहार होता है वही व्यवहार होगा। मेनली मेरी रेपुटेशन जो है, मेरी इज्जत जो है इंडिया में इंडियन से भी अच्छी होगी। क्यों, क्योंकि ओसीआई जो है वो काफी अच्छी पोस्ट पे होते हैं। ठीक है, जैसे सुंदर पिचाई को ही हम लेके चलें कि सुंदर पिचाई जो है अगर वो इंडिया आते हैं और उनको इंडिया के अंदर जो है हम काफी अच्छे से उनका आदर सत्कार करते हैं। ठीक है, और अगर मान लो उन्होंने खुश होकर एक फैक्ट्री भी इंडिया के अंदर डाल दी, फैक्ट्री तो नहीं, मान लो एक जो है अपनी ब्रांच भी यहाँ पे ओपन कर दी, तो क्या होगा, काफी डेवलपमेंट होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया, ओसीआई कार्ड 2005 में लॉन्च की। ओसीआई कार्ड जो स्टार्ट किए थे बेटा वो किए थे लक्ष्मी सिद्धवी कमेटी के थ्रू। इसके थ्रू स्टार्ट हुए थे, लक्ष्मी सिद्धवी कमेटी। इसने बोला था कि भाई इंडिया के अंदर जो फॉरेनर्स है जो पहले कभी ना कभी इंडिया से रिलेट करते थे, उनको क्या कीजिए, बुलाइए और उनका आदर सत्कार कीजिए, उनको बोलिए कि वो इंडिया में इन्वेस्ट करें। जो आजकल मोदी काफी बोलते हैं, कम एंड इन्वेस्ट इन इंडिया, मेनली किनको, जो इंडिया से बाहर है। एनआरआई पे देखिए काफी ज्यादा फोकस किया हुआ है एनआरआई और ओसीआई के ऊपर, आप देख रहे हो प्रेजेंट की गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो देखिए बेटा ये सभी को मिलता है, बट केवल जो हमारे शत्रु देश है, शत्रु देश का नाम सुनते ही आपको पता चल गया होगा, एक तो हमारा पाकिस्तान और दूसरा बांग्लादेश। याद रखना चाइना को हमने शत्रु देश की श्रेणी में शामिल नहीं किया है। ठीक है, हाँ हमारी अनबन चलती रहती है उससे, बट हमारा व्यापार भी उससे काफी अच्छा है, तो हम क्या है उसको हमने जो है शत्रु देशों की श्रेणी में शामिल नहीं किया। जैसे देखिए मैंने क्या बोला कि किसी और देश की सिटीजनशिप अगर हम ले लेते हैं तो क्या है, और अच्छी बड़ी पर्सनैलिटी हमारी है तो हमें क्या कार्ड मिलेगा, ओसीआई। बट सानिया मिर्जा को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि वो क्या है, अगर सिटीजनशिप लेगी तो किसकी, पाकिस्तान की, जो हमारा शत्रु देश है। तो शत्रु देश का अगर कोई नागरिक है, ठीक है, कोई नागरिकता लेता है तो उसको ओसीआई कार्ड नहीं मिलेगा, उसको वो फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। एट प्रेजेंट तक सानिया मिर्जा ने जो है वो सिटीजनशिप इंडिया की ही रखी हुई है, काफी समझदारी से। ठीक है, हो गया। अब देखिए बेटा, अब हम सारा विदेश की बातें कर रहे हैं कि भाई विदेश ऐसे ये वो, बट विदेश में जाने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको चाहिए। तो विदेश में अगर आपको जाना है, भारत से बाहर अगर आपको जाना है बेटा, ठीक है, भारत को अगर पास करना है
तो पास करने के दो ही इलाके हैं, ठीक है, पोर्ट, चाहे वो एयरपोर्ट हो चाहे वो सी पोर्ट हो, ठीक है। तो पास करने के लिए क्या होता है, पोर्ट, तो पूरा नाम क्या हो गया, पासपोर्ट। याद रखना, पासपोर्ट जो है वो सबसे वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाता है। दो जो सबसे वैलिड डॉक्यूमेंट है इंडिया के अंदर बेटा वो कौन सा है, पासपोर्ट। क्योंकि एक पासपोर्ट को बनाने में सबसे ज्यादा जो है वो इन्वेस्टिगेशन होती है, या फिर मैं बोल दूं कि सबसे ज्यादा कठिनाइयां भी जो किसी चीज में आती है तो वो आपके पासपोर्ट में आती है, ठीक है। देखिए पासपोर्ट जो है बेटा वो बाहर जाने की क्या है, वैलिड डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले तो क्या होगा कि आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करोगे, ठीक है। अप्लाई करोगे तो आपको सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ एक दिन बुलाया जाएगा, वहां पे आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराओगे, फिर पुलिस के पास रिपोर्ट आएगी, फिर पुलिस वेरीफाई करेगी और फिर जाके कहीं आपको पासपोर्ट मिलेगा। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स फेल हो जाते हैं, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स फेल हो जाते हैं और आपके पास सिर्फ पासपोर्ट है, तो आप जो है बेटा एक लीगल और सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट जो है इंडिया का कैरी किए हुए हो, जिसकी हर जगह जो है वैल्यू सबसे ज्यादा है। आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, जिस भी डॉक्यूमेंट की नीड हो, किसी को मत सबमिट कराओ, केवल क्या सबमिट करा दो, पासपोर्ट। क्योंकि पासपोर्ट जो है सभी को पता है कि एक यही डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसमें फ्रॉड होने के चांसेस 0.0000001% है। बाकी आधार कार्ड तो आपको पता है 2000 रुपए दो और कहीं भी बनवा लो, मार्कशीट भी बन जाती है, ठीक है। भाई मुझे नहीं पता कि कौन बंदा बनाता है, बट मैंने ये सुना हुआ है, ठीक है। मैं इसका जो रिटर्न डॉक्यूमेंट आपको नहीं दे सकता कि हाँ ये एक्चुअल में होता है या नहीं। ये लोगों की जो है बातें हैं जो मेरे सामने आई वो मैंने आपके सामने प्रकट की। क्लियर है। अब देखिए बेटा फिर आता है वीजा। पासपोर्ट के बाद क्या आता है, वीजा। वीजा का मतलब होता है बेटा परमिशन। वीजा का मतलब क्या होता है, परमिशन। कि भाई किसी भी देश में हम एंटर करते हैं तो क्या होगा, उसकी परमिशन लेंगे। जैसे अगर मान लो आप जो किसी क्लास में आते हो तो क्या जो क्लास का जो हेड होता है उससे आप क्या लेते हो, परमिशन। जैसे अगर क्लास में एंटर करते हो और टीचर आपको पढ़ा रहा है तो आप क्या बोलोगे, मे आई कम इन सर, तो पहले उससे परमिशन लोगे। सेम ऐसे ही क्या है बेटा, परमिशन होती है, उसको क्या बोला जाता है, वीजा। देखिए अब फिर से वही बात आ जाती है बेटा, ये जो कंट्रीज है ना आपके, ये दोनों कंट्रीज, ये आपको जो है टूरिस्ट वीजा तो 2 दिन के अंदर दे देंगे, बट अगर यहां जॉब वीजा लेने जाओगे तो ये आपको जल्दी से देते नहीं है। क्यों, क्योंकि इनको भी पता है कि अगर मान लो हमें यहाँ के लोगों को वीजा दे दिया तो ये क्या करेंगे, ये काफी इंटेलिजेंट होते हैं और हमारी जितनी भी नौकरी है, जैसे अगर मैं बात करूं आपकी गूगल की या नासा की, तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा साइंटिस्ट है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा इंजीनियर्स है, वो कहाँ के है बेटा, इंडिया के। तो इंजीनियर्स को तो काफी बहुत रेयर चांस में जो है अमेरिका क्या देता है बेटा, अमेरिका और कनाडा वीजा देते हैं। तो सॉरी इंजीनियर्स, आप इंडिया से बिलोंग करते हो और बाहर जाना चाहते हो तो आपके लिए सबसे बड़ी दुख की खबर है। हाँ बाकी इंडिया के अंदर आपको जो करना है कीजिए, है ना। इंडिया के अंदर तो आपको पता होगा एट प्रेजेंट क्या है, इंजीनियर जो है वो यूट्यूबर बनते हैं, ब्लॉगर्स बनते हैं। बट बेटा अगर अच्छे से आप पढ़ाई करते हो तो आप इंडिया के अंदर ही एक नया गूगल भी क्रिएट कर सकते हो। तो उस पर वर्क कीजिए इन चीजों को छोड़ते हुए। तो आगे चलते हैं। वीजा जो है बेटा, एक तो हमारा नॉर्मल वीजा होता है, परमिशन, ठीक है। कुछ हमारे मित्र देश होते हैं, जो मित्र देश होते हैं वो क्या कहते हैं कि पहले आप आज ये देखिए, वीजा के लिए हमें पहले परमिशन लेनी होती है कि हम क्या है, पहले यहां से परमिशन लेंगे, पहले इनको बोलेंगे कि भाई हम आ रहे हैं, उस टाइम पे आएंगे, ठीक है। तो वो उस चीज की परमिशन देंगे कि हाँ आपको आना है, इतने इतने टाइम के लिए आना है। अब कुछ जो हमारे मित्र देश है जो कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, पहले हमारे देश में आ जाइए, ठीक है। जैसे ही आप लैंड करोगे आपको कुछ ही टाइम के अंदर, 1 घंटे के अंदर ही हम आपको क्या दे देंगे, वीजा दे देंगे। जैसे जापान, जापान के अंदर क्या है, वीजा ऑन अराइवल, वीजा ऑन अराइवल, की हम पहले जापान पहुंच जाएंगे। वहां जो है अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है, देखिए पाकिस्तान की मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है, हमारे मित्र देश की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है तो आप जैसे ही जो है जापान पहुंचोगे, जापान आपको क्या बोलेगा, आइए आप इंडिया से हैं,
आपके डॉक्यूमेंट्स लेगा, आप मेनली आपका जो है पासपोर्ट लेगा, और 1 घंटे तक आपको चाय पानी नाश्ता तब तक आप करोगे, तब तक आपको क्या बोलेगा, ये लीजिए आपका वीजा। कुछ देश इससे भी अच्छे हैं, जिनको पता है कि इंडिया के बिना उनका कुछ नहीं हो सकता। इंडिया उनके लिए क्या है, माई बाप है, कि भाई हाँ इंडिया है, इंडिया का नाम ही काफी है, बस आप इंडियन हो तो आइए, वीजा की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, वीजा फ्री। ठीक है, वीजा फ्री भी काफी, जैसे अगर हम अपने पड़ोसी की बात करें तो नेपाल और भूटान, ये बोलते हैं आप इंडियन से तो आइए, और अगर पाकिस्तानी है तो भाई साहब बस हमारे देश में मत आओ, क्योंकि उनको पता है वैल्यू क्या है। हम क्या है, फादर, पूरे वर्ल्ड के हम क्या है, फादर है। हम क्या है, इंडियन। क्लियर है? तो वीजा ऑन अराइवल और क्या बेटा, वीजा फ्री। अब देखिए, एक होता है बेटा एम्बेसडर, राजदूत, यानी तब आप विदेश के अंदर रहते हो तो आपका गवर्नमेंट का जो एक नुमाइंदा होता है, जो आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता है, वो कौन है बेटा, आपका एम्बेसडर। अगर मान लो आप जो है विदेश में जाकर किसी लड़ाई वगैरह भी कर लेते हो, मेरे लिए करनी नहीं चाहिए, बट अगर आपकी कहीं किसी कारणवश हो भी जाती है तो क्या होगा बेटा, अगर वहां की गवर्नमेंट, जैसे कुछ देशों की गवर्नमेंट क्या करती है कि भाई इसका सर कलम कर दो, तो एम्बेसडर वहीं पे आप आके खड़ा हो जाएगा, बोलेगा रुकिए, आप इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते, हाँ इसको आप नौकरी से निकाल दीजिए और क्या कर दीजिए, डिपोर्ट कर दीजिए इंडिया के अंदर। यानी कि आपका सबसे बड़ा जो वकील होगा बेटा विदेश में, वो कौन होगा, एम्बेसडर, यानी राजदूत। क्लियर है? अब देखिए, अब आता है बेटा सबसे बड़ा मुद्दा। ठीक है, मैंने बोला बड़ा मुद्दा, टॉपिक नहीं, मुद्दा जो कि लोगों ने बना रखा है। कौन सा बेटा, आपका CAA। ठीक है, CAA और NR, चलो मैं एक बार दोनों को थोड़ा सा समझा देता हूँ बेटा। CAA और NRC, देखिए CAA ये नागरिकता देता है बेटा, CAA क्या देता है, नागरिकता, और NRC जो है वो क्या करता है बेटा, पहचान करता है आपकी। वो क्या करता है, पहचान, लोगों की पहचान के लिए NRC, लोगों को जो नागरिकता देने के लिए क्या है बेटा, CAA। याद रखना, CAA को मुद्दा बनाया गया बेटा, CAA कोई मुद्दा है नहीं, क्योंकि आपको भी पता होगा कि मैंने एक चीज बताई थी बेटा आपको, रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण। क्या बताया था, रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण। पंजीकरण में ये बोला गया था, अगर आप 7 साल जो है, आप जो है 7 साल इंडिया के अंदर रह जाते हो तो आपको क्या मिलेगी, भारत की नागरिकता। सेम यही CAA के अंदर है, बस इसके अंदर जो है थोड़ा सा चेंजमेंट किया गया। वो क्या किया गया बेटा, धार्मिक प्रताड़ना। क्या किया गया भाई, क्या जोड़ा गया इसके अंदर, धार्मिक प्रताड़ना। यानी कि अगर किसी भी धर्म से आप प्रताड़ित होते हो तो आप क्या कर सकते हो, CAA के थ्रू नागरिकता ले सकते हो। ठीक है, तो देखिए क्या है CAA में, CAA में ये बोला गया बेटा कि 2014 से पहले, ठीक है, मेनली अगर बात करें तो 31 दिसंबर 2014 से पहले, ठीक है, अगर आप भारत के अंदर आए हो, अगर आप भारत के अंदर आए हो तो आपको क्या मिलेगी, भारत की नागरिकता, और आप क्या हो, अल्पसंख्यक हो तो बस। धार्मिक प्रताड़ना के अकॉर्डिंग अगर आप अल्पसंख्यक हो, धार्मिक प्रताड़ित अल्पसंख्यक, तो आपको क्या मिलेगी, नागरिकता मिलेगी। देखिए, अब इसको मुद्दा के कुछ और था और चेंज कुछ और कर दिया गया, एक बार इसको अच्छे से समझते हैं। ये आया कब बेटा, 2019 में, दिसंबर 2019, दिसंबर 2019 के अंदर ये क्या है बेटा, लागू हुआ है। अब अगर हम बात करें 2014 और 2019, तो अप्रोक्सीमेट समय जो है वो कितना, लगभग जो हमारा चलेगा बेटा 2020 ही मान लो इसको, तो लगभग क्या 6 से 7 साल, 6 से 7 साल। और यही प्रावधान किसके अंदर है, पंजीकरण के अंदर। ठीक है, कि भाई अगर आप 7 साल से इंडिया के अंदर रह रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, भारत की नागरिकता ले सकते हो। बट मुद्दा ये इसलिए बन गया बेटा क्योंकि इसमें क्या बोला था, जो बांग्लादेश, ठीक है, यहां पे शो करा दूं आपको, जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो अल्पसंख्यक धार्मिक प्रताड़ित है, अल्पसंख्यक, ठीक है, अब अल्पसंख्यक क्या कौन होंगे, हिंदू, क्योंकि ये तो क्या है, मुस्लिम कंट्रीज है, तो यहाँ पे जो है अल्पसंख्यक क्या होंगे बेटा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी बाकी बचे वो क्या है,
अल्पसंख्यक। अब अल्पसंख्यकों को सीए के थ्रू क्या मिलती है भाई? नागरिकता। अगर वो कब आए हैं? 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर आए, तो देखिए 31 दिसंबर 2014 से वो पहले आए हैं तो उनको क्या मिलेगी? नागरिकता। सेम तो पंजीकरण के अंदर है कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो क्या आया है, उसको 7 साल हो चुके, तो उसको क्या मिलेगी? भारत की नागरिकता। बस चेंजमेंट ये हो गया कि इसमें सिर्फ क्या बेटा, धार्मिक प्रताड़ित, ये धर्म के आधार पर जिनको प्रताड़ित किया गया है, केवल वो लोग सीए के थ्रू। अब देखिए नॉर्मल सी बात है बेटा कि जितने भी लोग हैं वो पंजीकरण के थ्रू ले सकते थे, बट गवर्नमेंट ने अपनी वोट्स लेने के चक्कर में इसको क्या बोला कि जितने भी जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश और जो है अपना अफगानिस्तान से हिंदू, मुस्लिम, सॉरी मुस्लिम नहीं, हिंदू, सिख, ईसाई या अन्य धर्म के जितने भी लोग हैं उनको क्या मिलेगी? नागरिकता। केवल किनको नहीं मिलेगी? मुस्लिम को। केवल मिलेगी किसको नहीं? मुस्लिम को। ठीक है, केवल ये था। अब उन्होंने बोला क्या? इस बिहाफ पे, तो इसी बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट में क्या पहुंच गया भाई? केस आपको भी पता होगा। तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने बोला सर हम भाषण में को हम लीगल डॉक्यूमेंट नहीं मान सकते, हम आपको रिटर्न डॉक्यूमेंट दे रहे हैं जो हमने पास किया है, जिसके अंदर क्या बोला गया है? धार्मिक प्रताड़ित अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक याद रखना, कौन है? अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक हमारे इंडिया के अंदर भी, जैसे अगर बात करें सेवन सिस्टर्स की तरफ, तो सेवन सिस्टर्स की तरफ हिंदू ही क्या है? अल्पसंख्यक। ठीक है, तो भाई अल्पसंख्यकों को क्या दे रहा है? नागरिकता दे रहा है। देखिए इंडिया में ये काफी पहले से स्टार्ट था भाई। अगर मैं बात करूं 12वीं शताब्दी, देखिए कब? 12वीं शताब्दी। तो 12वीं शताब्दी में जो है बेटा, जो ईरान है, ईरान, यहां से लोग कहाँ आए थे? 12वीं शताब्दी में क्या आए थे? इंडिया के अंदर आए थे। यानी कि ईसाई जो है वो कहाँ आए थे भाई? इंडिया के अंदर आए थे। इंडिया के अंदर भी बोला जाए तो बेटा ये मेनली गुजरात के अंदर आए थे। और ईसाई जो है वो काफी हेल्पफुल होते हैं भाई, ये डोनेशन के मामले में काफी ज्यादा पैसे खर्च करते हैं। जैसे बात करें रतन टाटा की, रतन टाटा ने इतना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है जितना कि कुछ लोग बिलियनियर्स बन सके उससे। जितनी पेमेंट से लोग बिलियनियर्स बनते हैं इतना तो उन्होंने क्या कर रखा है? डोनेट। तो भाई सबसे पहले कौन आए 12वीं शताब्दी में? आपके आए कौन भाई? ईरान, सॉरी ईसाई। कहां से? ईरान से। तो हम इनको ईरानियंस भी बोल सकते हैं, नॉन। ठीक है, फिर जो है बेटा 1947 का आपको पता ही होगा कि इस खसरे से तंगा के लोग कहाँ आए थे? इंडिया आए थे, है ना। फिर जो है तिब्बत से लोग कहाँ आए थे? इंडिया आए थे, आपको भी पता होगा। 1959 में तिब्बत से कहाँ आए थे? इंडिया आए थे, है ना। फिर 71 में बांग्लादेश से लोग कहाँ आए थे? इंडिया आए थे। ठीक है, फिर 1980 में श्रीलंका से लोग कहाँ आए थे? इंडिया आए थे। देखिए आपको पता है, सभी को ये पता है कि इंडिया ही एक ऐसा देश है जहां आपका उद्धार हो सकता है। ठीक है, तो सभी कहाँ रहे हैं। और फिर अब 2015 में रोहिंग्या मुसलमान भी कहाँ आए? अब देखिए इनको देश के अंदर लाने वाली भी कौन है? गवर्नमेंट। और फिर इसके ऊपर राजनीति करने वाली भी कौन है? गवर्नमेंट। तो बेटा ये सब कुछ ध्यान से देखना कि कैसे इन बातों को घुमाए फिराया जाता है। अब इसी मुद्दे पे गवर्नमेंट क्या बोलेगी? ठीक है, कि हमने बहुत सारे जो है, देखिए वो कभी आंकड़ों में बात नहीं करेगी, वो क्या कहेगी कि हमने इतने लोगों को जो है वो क्या बना दिया, मतलब उन इतने लोगों को नागरिकता दे दी, बट उनका आंकड़ा नहीं बताएंगे कि बहुत ज्यादा लोगों को हमने क्या दे दी? नागरिकता दे दी। जैसे अभी रोजगार की अगर बात करें तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी? हमने जो है 2 लाख लोगों को रोजगार दे दिया। अरे कितने लोगों में से 2 लाख लोगों को रोजगार दिया है? वो तो देखो कि उसका परसेंटेज क्या निकलेगा। गवर्नमेंट कुछ सेंटर्स, सॉरी मैं बोलना नहीं चाहता, बट कुछ सेंटर जो है वो भी कहते हैं कि हमारे सेंटर से इतने सिलेक्शन, इतने सिलेक्शन। अरे कितने बच्चों में से सिलेक्शन? जैसे अगर एक सेंटर की मैं बात करूं, ठीक है, अभी रिसेंटली एक बच्चे का एडमिशन कराने में वहां गया था, तो उन्होंने बोला कि हम जो है वो हर बार 50 से और 60 सिलेक्शन देते हैं। कितने सिलेक्शन देते हैं? 50 से 60 सिलेक्शन। और अगर उस सेंटर की अगर मैं बात करूं बेटा, तो उसके अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं वो पढ़ते बेटा 50 से 60 हजार। 50 से 60 हजार बच्चे अगर पढ़ते हैं और उसमें से 50 से 60 बच्चों का सिलेक्शन होता है। अरे इतना तो अगर अंदाज जो है वो नॉर्मली अगर किसी को मारेगा तो उसका भी क्या होगा? इतने दिन में तो उसके भी लग जाएंगे, है ना। नॉर्मली हमारे हरियाणा में कहावत है कि धूल में अगर लाठी मारेंगे, अरे धूल में लाठी मारा तो इतना हमारी ऊंट लाठी लग जाएगी। तो वही बात है भाई
कि इतना तो जो है वो हो जाता है, बट गवर्नमेंट कभी भी क्या नहीं बताएगी रियल आंकड़ा आपको, वो बड़ा चढ़ा के बताएगी अगर बताएगी तो। जैसे जो बांग्लादेश से जो इंडिया के अंदर आए थे, ठीक है, गवर्नमेंट बोल रही थी कि उनकी संख्या जो है 4 करोड़ है। कितनी है? 4 करोड़। बट बाद में तब चेक किया गया तो केवल थे बेटा 19 लाख। तो वही है कि गवर्नमेंट अपनी वोट बनाने के चक्कर में क्या करेगी, हमेशा आंकड़े बढ़ा के बताएगी, तब वो अच्छा काम करेगी, और बुरे काम में क्या करेगी, आंकड़े घटा के बताएगी। अगर कहीं रेल हादसा हो जाता है तो क्या कहेगी, बस केवल जो है 120, और मरने वालों की संख्या क्या होती है, ज्यादा। तो ये गवर्नमेंट के जो डाटे हैं उनको आप प्लीज एक बार रीचेक जरूर कर लेना कि एक्चुअल डाटा क्या है, और जो आपको भाषण में सुनाई देता है वो डाटा क्या है। भाषण का डाटा अलग होता है, और जो एक्चुअल जो डाटा होता है वो क्या होता है बेटा, अलग होता है। तो नॉर्मल है कि भाई सीए में क्या है, 2019 में स्टार्ट हुआ था, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले आए थे उनको क्या दी गई थी, नागरिकता दी गई। ठीक है, सबसे पहले पाकिस्तान से आए 7 लोगों को इस चेन में क्या दी गई थी भाई, नागरिकता दी गई। क्लियर है सीए के थ्रू। आगे चले तो अगला है बेटा आपका एनआरसी। क्या है, एनआरसी। ठीक है, अब एनआरसी क्या है, देखिए एनआरसी की शुरुआत कैसे हुई, एक बड़ी स्टोरी पे चले जाते हैं। तो भाई देखिए, तब 1971 का टाइम था, तब 1971 का टाइम था बेटा। तो बांग्लादेश से जो है कुछ लोग असम की तरफ चले गए थे। बांग्लादेश से जो प्रताड़ित लोग हैं वो कहाँ चले गए थे, असम की तरफ चले गए थे। ठीक है, तो जो लोग असम की तरफ गए थे बेटा, वो असम की तरफ इसलिए गए थे क्योंकि वहां पे जो है आपको भी पता होगा कि जो सिक्योरिटी वगैरह है, या अगर बात करें डेवलपमेंट है, वो वहां पे क्या है, कम है एज कम्पेयर टू पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में फोर्सेस भी क्या है, ज्यादा है। ठीक, क्योंकि बड़ा डिस्ट्रिक्ट भी हो गया और यहाँ पे डेवलपमेंट भी हो गया, तो इस वजह से तो इन्होंने क्या सोचा, यहाँ न जाते हुए क्या सेवन सिस्टर्स की तरफ जाएंगे। तो 1985 में जो असम के कॉलेज के जो बच्चे थे उन्होंने आवाज उठाई कि भाई हम जो है इनके साथ कंपाइल नहीं कर पाएंगे, इनके साथ हम नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ये हमारे अधिकारों को क्या कर रहे हैं, छीन रहे हैं। तो वो कहां चले गए, सुप्रीम कोर्ट। और इस समय तक वही जो मैं आपको बता रहा था कि बांग्लादेश से जो है 19 लाख लोग आए थे, तब तक भाषणों में ये बात आ रही थी कि 4 करोड़ जो है, ठीक है, 4 करोड़ जो है बांग्लादेशी वो इंडिया के अंदर आ चुके हैं। 4 करोड़ बांग्लादेशी वो है इंडिया के अंदर आ चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर तब ये बात पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा कि हाँ भाई आपने ये बोला था 4 करोड़ जो है लोग आ चुके हैं, तो उनका डाटा दो हमें। तो उन्होंने बोला सर हमने तो लीगल डाटा कोई प्रस्तुत ही नहीं किया, भाषणों में जिसने किया तो उस पर हम कोई अमल नहीं कर सकते। तो जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला 2013 के अंदर, 2013 के अंदर कि आप क्या कीजिए, एक रजिस्टर बनाइए, एक रजिस्टर बनाइए जिसके अंदर आप पूरा डाटा लिखेंगे, जिसके अंदर आप क्या लिखेंगे, पूरा डाटा की जो लोग हैं वो कितने आए थे, और इंडिया के जो लोग हैं वो कितने हैं, इंडिया का सिटीजन कौन है। ठीक है, तो ये सारा क्या होगा बेटा, एनआरसी का एक रजिस्टर है। ठीक है, तो वो क्या होगा आपका नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप, ये इसकी क्या है, फुल फॉर्म है। तो भाई इस रजिस्टर के अंदर पूरा डाटा किया जाएगा कि भाई नंबर 1 ये, जैसे आपका स्कूल के अंदर क्या होता है, रजिस्टर होता है, क्लास रजिस्टर, तो उसके अंदर क्या नेम, ये फादर नेम, ये डिटेल है आपकी, आपने कब स्कूल ज्वाइन किया वो सारी डिटेल उसके अंदर मिल जाएगी। अगर आपने नया ज्वाइन किया है तो पूरा प्रीवियस है तो आपका पूरा डाटा मिलेगा कि भाई आपके पापा ये थे, ये कंप्लीट आपके पास मिलेगा। तो सेम वही क्या है बेटा, अगर नेशनल बिहाफ पे करें तो वो क्या हो गया आपका एनआरसी। क्लियर है, तो एनआरसी जो है वो कब गवर्नमेंट ने बोला, कब भाई 2013, और पहली बार जो आना स्टार्ट किया गया वो कब किया गया, 2015 के अंदर इसने पहली बार डाटा प्रस्तुत किया। और इस डाटा के अकॉर्डिंग जो रोहिंग्या मुसलमान थे बेटा, उनकी संख्या कितनी पाई गई, 19 लाख। और 19 लाख में से भी जो है बता दूं आपको, जो 2013 की जो रिपोर्ट थी, जो 2013 में गवर्नमेंट ने सबमिट कराई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें केवल जो बताए थे वो बताए थे बेटा 4 से और 6 लाख के बीच। तो अब देख लो, ठीक है, एक्चुअल डाटा
भाषणों का डाटा, क्या इनके अंदर डिफरेंस रहता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने बोला कि 30 डॉक्यूमेंट्स है, 30 डॉक्यूमेंट्स में से अगर कोई भी बंदा एक डॉक्यूमेंट भी प्रस्तुत कर देता है तो क्या कर देंगे, उसको हम इंडिया का सिटीजनशिप मान लेंगे। क्लियर है? तो ये जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा मुद्दा था बेटा। अब ये पूरे इंडिया के अंदर भी लागू हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इंडियंस हैं, हमें पता है। ठीक है, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं है तो आपके पापा का डॉक्यूमेंट है वो भी आपका वैलिड होगा। आपके पास मार्कशीट है, 10th 12th की मार्कशीट भी है तो वो भी क्या है, वैलिड डॉक्यूमेंट है। ऐसे 30 वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं जो जिनमें से एक भी अगर आपके पास है तो आप क्या है, इंडियन। और अगर नहीं है तो आपको क्या किया जाएगा, 3 महीने का टाइम दिया जाएगा। अगर आपने 3 महीने के अंदर प्रस्तुत नहीं किया तो आपको क्या किया जाएगा भाई, जो डिटॉक्सिक सेंटर्स होते हैं वहां पे भेजा जाएगा और वहां से फिर देश से बाहर। काफी अच्छी बात है। फिर आता है बेटा आपका एनपीआर, लास्ट एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कैसे जो है इंक्रीज हो रही है, मेल कितने इंक्रीज हो रहे हैं, फीमेल कितनी इंक्रीज हो रही है, ये आपका जो है पंचायती लेवल पे, कहीं पे जो है ग्रामीण लेवल पे, वो अलग अलग लेवल पे ये रजिस्टर क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।